जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 68। कंसेप्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं हम आज वाइंडिंग अप के हवाले से डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। इससे पहले हमारी डिस्कशन वाइंडिंग अप में कहाँ तक पहुँची थी? कल तो कहानी शुरू हुई थी वाइंडिंग अप की और हमने ये स्टडी किया था कि वाइंडिंग अप के 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? जल्दी से बताओ भाई। वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन करता है? क्रेडिटर के मेंबर दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में वाइंडिंग अप का सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? कोर्ट। जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसमें लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर या क्रेडिटर। और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट। सबसे अहम चीज वाइंडिंग अप में यही है, लिक्विडेटर अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? वो डिपेंड करता है मोड के ऊपर। हमने कौन सा मोड स्टार्ट किया तीनों में से? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में हमने स्टडी किया सबसे पहले इसमें 2 कंसेप्ट हैं। एक है किन सर्कमस्टेंसेस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय कोर्ट, किन सर्कमस्टेंसेस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय कोर्ट। दूसरा कंसेप्ट है वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है। वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट को एक किन हालात में, दूसरा कौन एप्लीकेशन लेके जाएगा। ठीक है, एक किन हालात में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय कोर्ट और दूसरा कंसेप्ट क्या है? कौन एप्लीकेशन कोर्ट में लेके, क्योंकि कोर्ट का मसला ये है जब तक एक तो सू मोटो नोटिस भी ले सकती है, लेकिन नॉर्मली कोर्ट तब तक नहीं अपना काम शुरू करती जब तक उसके पास कोई ना कोई बंदा एप्लीकेशन ना लेके आए। ये दोनों आपस में लड़ झगड़ के मर भी जाएंगे ना, मैं इधर कोर्ट में अगर बैठा हूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जब तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं लेके आएगा, क्योंकि अगर ये शिकायत मेरे पास फिर एक्शन शुरू होगा ना। हाँ, कुछ केसेस में कोर्ट के पास सो मोटो पावर होता। तो इसी तरह कंपनी को वाइंड अप करवाना हो ना, कंपनी में तबाही फिरी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जब तक कोर्ट के पास एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगी कोर्ट अपना काम शुरू नहीं करेगी। एप्लीकेशन पहुंचाना जरूरी है। चलती कंपनी की एप्लीकेशन दे दे वाइंडिंग अप की, कोर्ट एक लगाएगी, और बिला वजह की एप्लीकेशन दे दी, बल्कि कोर्ट का वक्त ज़ाया करने की वजह से जुर्माना भी हो सकता है। कॉस्ट पे करने की, कॉस्ट पे करना पड़ सकती है। ऑर्डर पास कर देगी कोर्ट, ऑर्डर एज टू कॉस्ट। ऑर्डर एज टू कॉस्ट का क्या मतलब है? बिला वजह केस फाइल किया, हमारा वक्त ज़ाया किया, 10,000 जमा करवाए। भाई इसीलिए हाजिर हुआ है। हाँ, भाई का काम भाई को करने दें, आप सिर्फ चुप करके सो जाएं, अपना काम करें। ठीक है? कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? कोर्ट में थे। हाँ, कोर्ट में थे, बिला वजह कोर्ट में केस फाइल किया, जज ने ऑर्डर पास कर दिया, भाईजान टाइम जाया किया है, पेनल्टी दीजिए 10,000, 15,000, 20,000, जो भी उनके जहन में आया। तो 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है? किन केसेस में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है? एप्लीकेशन लेके कौन जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था? किन केसेस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है बाय कोर्ट। हमने पढ़ा पहला, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए बाय मेंबर्स, मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए डिसाइड कर ले ऐसी कंपनी का ना होना ही बेहतर है। क्यों? ही कंपनी हमने बनाई, हमारे अपनी जान अजाब में आई, इसको कर दे वाइंड अप। पहला केस स्पेशल रेजोल्यूशन का। दूसरा केस कौन सा था? जब डिफॉल्ट किया जाए, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कराने में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कंडक्ट करवाने में। कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, लेकिन ऐसे नाअहल लोग हैं पहली मीटिंग ही सही नहीं करवा सके, स्टैट्यूटरी मीटिंग में कंडक्ट करवाने में डिफॉल्ट किया, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई उसमें डिफॉल्ट किया, तो ऐसी कंपनी को वाइंड अप कर देना ही बेहतर है। अब जो लोग कंपनी को चला नहीं सके वो कंपनी को वाइंड अप भी सही नहीं करवा सकेंगे, तो वाइंडिंग अप फिर कौन करवाएगा? कोर्ट। 2 केसेस हो गए, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी मीटिंग। तीसरा केस क्या था? कंसेक्यूटिव एजीएम को कंडक्ट करवाने में डिफॉल्ट किया जाए। इसमें जोर किसके ऊपर है? 2 कंसेक्यूटिव के ऊपर। और फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एजीएम कंडक्ट ना करवाई जाए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना करवाए जाए, एनुअल रिपोर्ट फाइल ना करवाई जाए, तो कंपनी वाइंड अप बाय कोर्ट। 3 एग्जांपल्स हो गई। और कौन सी? स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम।
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाए तादाद तो भी बाइंडिंग ऑफ बाय कोर्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें फिर अगर पूरी ना करे तो बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकते हैं। और मिनिमम नंबर से मुराद पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3, लिस्टेड है तो 7, प्राइवेट है तो 2। ठीक है, ये मिनिमम की तादाद। हम पब्लिक और प्राइवेट की हद तक रहते हैं, प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में 3। 4 हो गई। और क्या थी? क्विक रिवीजन करो। कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। हाँ, ये गुड। कंपनी इज अनेबल टू पे। 2 ही एग्जांपल मुझे पसंद है, एक कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स और एक अनलॉफुल बिजनेस वाले। कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स में वो एक्सप्लेन करता है एग्जांपल्स के साथ कि कब कंपनी अनेबल टू पे डेट। कहता है जब कोई क्रेडिटर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस भेजे और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर सेटिस्फाई ना करे, पेमेंट ना करे, तो उसको वाइंड अप किया जा सकता है। एक दूसरा केस कि जब कोर्ट ऑर्डर दे कोई और उसको एग्जीक्यूट ना करवाया जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और तीसरा, it is proved to the court that company is unable to pay its debts। और इस चीज को कंसीडर करते हुए उसने लिखा है कि कोर्ट देखेगी कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज को भी, कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को भी। ये बात कल नहीं हो सकी थी। कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर वाली बात लिखी हुई है। कंटिंजेंट क्रेडिटर कौन से होते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट कंटिंजेंट क्रेडिटर, कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आपने अकाउंटिंग में सुना हुआ है कि अभी कंफर्म नहीं, फ्यूचर में हो सकती, मे भी हो मे भी ना हो, मे भी हो मे भी ना हो। जैसे लीगल केस चल रहा है और अगर कंपनी हार गई तो कंपनी के लिए उसको लायबिलिटी को, डैमेजेस को पे करना नामुमकिन होगा। यह है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कोर्ट देखेगा अच्छा अभी तो कंपनी को नहीं ऑर्डर पास हुआ कि कंपनी ने कोई डैमेजेस अदा करने हैं, लेकिन अगर कंपनी के खिलाफ फैसला आ गया, कंपनी गई, तो कोर्ट कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को भी कंसीडर करेगा। प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर का मतलब जैसे 30 जून है, 30 जून का बिल अभी तक नहीं आया, बिजली का बिल नहीं आया, लेकिन 30 जून तक हमने बिजली इस्तेमाल कर ली। बताइए अब ये जो लेस्को है या वापडा है, ये हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में आएगा कि नहीं? हालांकि बिल तो अभी उसने नहीं दिया, ड्यू तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोड्यूस है। तो प्रोस्पेक्टिव, कंटिंजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को भी कंसीडर किया जाएगा ये डिसाइड करने में कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे करने के काबिल है कि नहीं। यानी कंपनी के एसेट को सामने रखा जाएगा, उसकी करंट लायबिलिटी को तो रखा ही जाएगा। कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव जो अगले महीने अदा करनी पड़ सकती हैं लायबिलिटीज, फ्यूचर में लायबिलिटीज अदा करनी पड़ सकती है, उनको कह रहा है कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज वो भी कंसीडर की जाएंगे। और अनलॉफुल बिजनेस में हमने क्या स्टडी किया था? कौन सा बिजनेस अनलॉफुल है? कौन सा बिजनेस अनलॉफुल है? अनलॉफुल बिजनेस बता दे मेरा भाई। अनलॉफुल, इलीगल, गैर कानूनी। लॉटरी याद आया? गेम ऑफ चांस। अगर कोई कंपनी कहे कि आप हमें पैसे जमा करवाएं और हम लॉटरी के जरिए से जिस जिसका इनाम निकला उसको ज्यादा पैसे देंगे, डिविडेंड उसको ज्यादा मिलेगा, अनलॉफुल बिजनेस है कि नहीं? और अगर कंपनी कहे कि पैसे जमा करवाइए और फिर मजीद जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे प्रीवियस मेंबर को डिविडेंड मिलता जाएगा, अनलॉफुल बिजनेस। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केट, उसने आगे एग्जांपल्स दिए मल्टी लेवल मार्केट के, कौन से स्कीम वगैरह के। तो ये केसेस ऐसे हैं जिनमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो जाएगी। इसके अलावा मजीद केसेस कौन से थे? कंपनी डीलिस्ट हो जाए और सस्पेंड इट्स ऑपरेशंस फॉर द होल ईयर। और सोल बिजनेस एक्टिविटी वाला भी था। कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी एक ही काम है जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, लाइसेंस लिया भी और रिवोक हो गया। रिवोक, और कोई काम कर नहीं सकते, जो काम कर सकते तो उसका लाइसेंस रिवोक हो गया। अब क्या करें ऐसी कंपनी का? वाइंड अप बंद कर दें। मैनेजमेंट का भी कोई मसला था,
कंपनी मैनेजमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन ना कर सके या फ्रॉड कमिट करे। अच्छा, बिजनेस इज ऑपरेसिव टू मिनॉरिटी शेयर होल्डर, कुछ इस तरह की बात भी थी। बिजनेस इज ऑपरेसिव का मतलब क्या है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिजनेस पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं, बिजनेस डिसीजन ऐसे किए जा रहे हैं कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है, छोटे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने 2-3 जगहों पे प्रोविजन रखी हुई हैं, जैसे वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, उनमें जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके अगर डिसएग्री करते हो इस वेरिएशन से तो वो इकट्ठे होके 10% की पावर बना के, कितनी पावर, 10% की पावर बना के कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं। कोर्ट उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है। फिर कोर्ट देखता है वाकई अगर ज्यादती हुई है इनके साथ तो अल्टरेशन को नल एंड वाइड करार दे देगा, कैंसिल करा दे देगा। तो ये हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस पढ़े थे कल जिनमें वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास हो सकता है। अब फर्ज कीजिए इनमें से कोई एक सिचुएशन बता दें, इन सारी सर्कमस्टेंसेस में से कोई एक सिचुएशन, कंपनी डीलिस्ट हो गई या सारा साल उसने कोई काम ही नहीं किया। अब ये वाइंडिंग अप की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई, लेकिन अगला क्वेश्चन, जब तक कोर्ट के पास एप्लीकेशन नहीं लेके जाएंगे कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं करेगी, कोर्ट वाइंडिंग अप नहीं करे तो एप्लीकेशन लेके जाना जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यही है कि हु कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप, कौन कोर्ट को अप्लाई करेगा, हु कैन अप्लाई, कौन। अच्छा, वैसे कंप्लीट कंसेप्ट ये नहीं है हु कैन अप्लाई। अगर ये होता ना हु कैन अप्लाई तो फिर इसका जवाब सिर्फ इतना होता, कंपनी, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार एंड कमीशन, 5 लोग। ये कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है। हु कैन एंड व्हेन, कब, क्या कंडीशंस पूरी करना जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि मुंह उठा के कहेगा इस कंपनी को वाइंड अप कर दो, अब मैं कोर्ट चला जाऊं और केस फाइल कर दूं। क्या केस फाइल कर दूं कि मिचेल्स लिमिटेड जो है ये कंपनी, इसको बंद कर दिया जाए। वो साल से चल रही है, इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट उसको बंद कर देगी। कोर्ट कहेगी भाई पहले ये तो बताओ तुम हो कौन, कहां से आए हो, हु आर यू, पहले ये तो बताओ। क्या कमीशन हो, जवाब आएगा नहीं। क्या तुम रजिस्ट्रार हो, नहीं। क्या तुम वही कंपनी हो जिसको वाइंड अप करना है, नहीं। क्या तुम क्रेडिटर हो, नहीं। क्या तुम मेंबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, नहीं। तो फिर भाग जाओ, फिर यहां से भाग जाओ, भाग जाओ। क्योंकि सिर्फ 5 तरह के लोग वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को। 5 तरह के लोग कौन कौन से, कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर, कंपनी के मेंबर, रजिस्ट्रार, कमीशन। 5 तरह के लोग, 5 तरह, कितनी तरह के, 5 तरह के लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप ऑर्डर के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, कंपनी खुद, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के कंट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार, कमीशन। अच्छा, बाकी तो सारे पहचान के होंगे आप। कंपनी की समझ नहीं, खुदा का खौफ कर भाई, कंपनी तो पहले दिन से समझा रहा हूं, और कंट्रीब्यूटरी की समझ नहीं आई होगी। कंपनी कैसे जाएगी, कंपनी ऐसे जाएगी। हाँ जी, कंपनी जाएगी खुद कंपनी से मुराद इसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ना कोई डायरेक्टर्स आएंगे। डायरेक्टर कहेंगे भाईजान कंपनी के एसेट्स बहुत कम है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, रोज बरोज कर्जा बढ़ता जा रहा है, इसलिए बराए मेहरबानी अब इस कंपनी को मजीद मकरूज होने से बचाया जाए और इसे वाइंडिंग अप कर दी जाए। इसकी कंपनी से मुराद कोई डायरेक्टर, उसके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। तो कितने लोग वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, कंपनी खुद थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार, कमीशन। रजिस्ट्रार कौन है पता है, कमीशन कौन है पता है, क्रेडिटर्स कौन है पता है, कंपनी कौन है पता है, कंट्रीब्यूटरी कौन है ये समझ लें। कंट्रीब्यूटरी का मतलब मेंबर्स। असल में कंपनी की जो जिंदगी होती है ना, इसमें जो इसके मेंबर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे
लॉ इन्हें मुख्तलिफ नामों से याद करता है। जैसे जब कुछ लोग बैठे थे, उनके जहन में आइडिया आया, हाँ फारिग बैठे हैं, क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए, और उन्होंने कंपनी बनाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। इनको क्या कहा जाएगा? प्रमोटर्स। यही लोग जब कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे साइन करके, प्रमोटर्स बड़े हुए, सब्सक्राइबर बन गए। जब कुछ दिन मजीद गुजरे और रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, इनको क्या नाम दिया गया? मेंबर्स। इन्हीं मेंबर में से जब कुछ लोग उन्होंने कहा हम कंपनी भी चलाएंगे, वो डायरेक्टर्स भी बन गए, कंपनी चलती ही करते। अब यही कंपनी अब खत्म होने पे आ गई है। तो वाइंडिंग अप स्टेज पे जब पिटीशन फाइल हो, जब कंपनी को वाइंड अप करने के लिए स्टेप्स लिए जाए नेसेसरी, उस वक्त फिर मेंबर्स को मेंबर्स नहीं कहा जाता, कंट्रीब्यूटर, क्योंकि यही वो टाइम आ गया है जब उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है। भाई कंट्रीब्यूट किसने करना होता है? मेंबर। पढ़ा था ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी है वाइंडिंग अप में। लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो अमाउंट उन्होंने एग्री की टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वो कंट्रीब्यूट करनी है। तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूटरी कौन करते हैं? मेंबर्स ही करते हैं, और कौन करता है? तो कंट्रीब्यूटरी से मुराद मेंबर्स ही है। लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग अप स्टेज पे हम नाम क्या यूज करेंगे? लेकिन हमारे जहन में फौरन क्लिक हो जाए कंट्रीब्यूटरी बोले तो मेंबर। कितने लोग? कौन कौन? कंपनी, रजिस्ट्रार, कमीशन, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी। अब देखिए किन कंडीशन में अगर कंपनी ये चाहती है क्या कि उसको वाइंड अप कर दिया जाए, खुदकुशी, हाँ खुदकुशी, ये कत्ल है, बाकी सारे कत्ल हैं और ये खुदकुशी है कंपनी की, तो इसके लिए उसे कमीशन को क्या चीज सबमिट करवानी पड़ेगी? पर्टिकुलर। गलत, कमीशन को तो जमा ही नहीं करवाने पड़ेंगे, कोर्ट को। अटेंटिव होके सुनिए, अटेंटिव नहीं यार, फिर से सुनिए। कंपनी ने अगर वाइंडिंग अप करवानी है बाय कोर्ट, तो वो कोर्ट को सबमिट करवाएगी क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स, मेरे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, और सूट्स कितने हैं, मेरे खिलाफ लीगल केसेस कितने फाइल हुए हैं, और अपने ऑपरेशंस की डिटेल भी कि उसका काम क्या करती है वो। लेकिन असल चीज ऑपरेशंस नहीं, असल चीज क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज और सूट्स। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी खुद से किस सिचुएशन में कोर्ट को जाके कह सकती है वाइंड अप कर दो मुझे? क्योंकि वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, एसेट्स कम है, लाइबिलिटी। आप नोट कीजिए कि वो जब कंपनी अप्लाई कर रही है कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए, तो वो उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल ही प्रोवाइड कर रही है, जिससे साबित हो जाएगा कि इसके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। अच्छा मुझे बताइए, एसेट्स की बात समझ में आती है, सबमिट करवाने चाहिए। लाइबिलिटीज की बात समझ है, सबमिट करवाना चाहिए। कितने पैसे रिसीव हो जाएंगे, किन किन लोगों को अदा करने हैं। लीगल केसेस की लिस्ट, सूट्स की लिस्ट, कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज के लिए याद है कि वाइंडिंग अप में कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज को भी कंसीडर किया जाता है, और ये उसकी क्लासिक एग्जांपल है, ये लीगल केसेस सूट्स। इसलिए लीगल केसेस की लिस्ट भी साथ प्रोवाइड की जाएगी। यानी एक तरह से कंपनी ने 4 अहम चीजें कोर्ट को प्रोवाइड करनी है वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करते हुए। वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन फाइल करते हुए 4 चीजें कौन कौन सी? अपने ऑपरेशंस की डिटेल के कंपनी क्या क्या काम करती है, एसेट्स की डिटेल, लायबिलिटीज की, और सूट्स। क्लियर? ये है बाय कंपनी। दूसरा बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स भी अगर चाहें तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट को कि बराए मेहरबानी ये कंपनी जिसने हमारे पैसे अदा करने हैं और पैसे अदा नहीं कर रही, इसको वाइंड अप करार दे दिया जाए, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया जाए, वाइंड अप कर दे। लेकिन इसके लिए क्रेडिटर को अपना केस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। केस स्टैब्लिश करने से मुराद कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि उनका केस मजबूत है, वो बगैर किसी ग्राउंड के नहीं बल्कि वैलिड ग्राउंड की बेसिस पे कोर्ट के पास आए हैं। प्राइमा फेशी एविडेंस देना पड़ेगा। प्राइमा फेशी एविडेंस का मतलब कि क्रेडिटर को ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई ही उनके पैसे वाजिबुल अदा थे कंपनी की तरफ, उन्होंने नोटिस दिया और कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर
और फिर ये इस चीज का सबूत देने के साथ साथ, ठीक है, प्राइमा फेशिया एविडेंस देने के, प्राइमा फेशिया एविडेंस का मतलब समझ आ गया क्या है कि कोर्ट को कुछ ना कुछ अपनी एप्लीकेशन के साथ सबूत लगा के देना पड़ेगा इन क्रेडिटर्स को कि इन्होंने हमारा डेट पे नहीं किया। हम क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट हो तो वो वाइंड अप करार दी जा सकती है। अब अनेबल टू पे डेट के केस में क्रेडिटर आया करते हैं। क्रेडिटर किस केस में आते हैं कोर्ट के पास फाइंडिंग ऑफ, जब उनके डेट को पेमेंट ना की जाए तो उन्होंने कुछ ना कुछ सबूत तो देना होगा कि हमारे जिम्मे ये डेट था जो हमने कंपनी से रिसीव करना था, ये हमने नोटिस भेजा, उसकी डेट है और 30 दिन गुजर गए अभी तक इसकी पेमेंट नहीं आई। और इसके साथ साथ एविडेंस देने के साथ, केस को एस्टेब्लिश करने के साथ साथ, प्राइमा फेशिया केस को एस्टेब्लिश करने के साथ साथ क्रेडिटर ने सिक्योरिटी भी देनी है फॉर कॉस्ट। सिक्योरिटी कैसा ना हो बाद में कोर्ट के सामने क्रेडिटर आया, सर ये देखिए कंपनी मेरा डेट पे नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा अच्छा, अभी कंपनी को बुलाते हैं। कंपनी को बुलाया, उन्होंने कहा सर ये तो हमारे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर ही नहीं है, या इन्होंने तो हमें कोई डिमांड नोटिस ही नहीं भेजा, या हमने इनको चेक भेज दिया हुआ है। हो सकता है ये क्रेडिटर झूठा केस फाइल करे कंपनी के खिलाफ। जरा मुझे बताइए उस सूरत में उस केस के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो किसको अदा करने चाहिए? कंपनी को तो नहीं अदा करने चाहिए। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि क्रेडिटर कुछ सिक्योरिटी भी देंगे, जमानत भी देंगे फॉर कॉस्ट, कि अगर उनका केस गलत साबित होता है तो केस पे जो भी अखराजात उठेंगे क्रेडिटर देंगे। हाँ, नॉर्मली ये बैंक गारंटी दी जाती है, यानी टोटल कैश अभी जमा नहीं करवाया जाता। यहाँ पे सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं है कि कैश जमा करवाएंगे, नहीं, बल्कि गारंटी दे दी जाती है किसी पार्टी की तरफ से, बैंक की तरफ से, कि अगर ये केस गलत साबित होता है तो अदालत जो भी जुर्माना लगाएगी, जो भी अखराजात उठे इस केस के ऊपर, गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं कि वो अदा कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी की बात समझ आ गई। इस्टेब्लिश प्राइमा फेसिया केस, ये समझ आ गया। चले, दो पार्टीज हमने पढ़ लें कि ये दो पार्टीज कोर्ट में जाके वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर कोर्ट ने पास करना है, ना सिर्फ एप्लीकेशन दी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जब भी कॉस्ट की बात आती है सर, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के जो कॉस्ट लगती है वो, या फिर लॉयर हायर करने की? नहीं, इसमें लॉयर हायर करने की कॉस्ट भी होती है, रिकवरी होती है। सर जो क्रेडिटर वो वॉलंटरी बाइंडिंग अप कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू? क्या क्रेडिटर्स वॉलंटरी बाइंडिंग अप भी कर सकते हैं और कोर्ट के थ्रू भी? यस। और ना सिर्फ क्रेडिटर बल्कि मेंबर्स भी। ये डिपेंड करता है उन्होंने रेजोल्यूशन कौन सी पास की है। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि खुद से, बगैर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के। क्रेडिटर से मुराद बैंक है। क्रेडिटर से मुराद आपके ध्यान में हो या जैसे 2-4 लाख का पैसे लिए, उधार लिया हुआ सामान, ना 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 ना, भूल गए ला की डेफिनेशन क्रेडिटर्स की। बैंक है, बैंक कहेगा भाई पैसे निकालो इधर, कहेगा पैसे तो कोई नहीं, बैंक कहेगा सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें एसेट्स रखवाए हैं वो फिर बेच देंगे हम उसको। तो कंपनी कहेगी सर एसेट बेच देंगे तो हम बिजनेस क्या करेंगे? कंपनी, बैंक कहेगा हमें मुझसे कोई गर्ज नहीं है, आप बिजनेस करें या ना करें, हमें अपनी रिकवरी से गर्ज है। तो जब फिक्स एसेट भी बिक जाएंगे जो सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए जाए बैंक के पास, फिक्स एसेट भी, तो कंपनी ने बिजनेस किस चीज का करना है? वो तो वाइंड अप वैसे भी होगी। तो डायरेक्टर्स कहते हैं ठीक है सर, आप ही टेक ओवर कर लें, फिर सारे आप ही एसेट्स बेच के बाकी की लायबिलिटीज भी पे कर दीजिएगा। क्लियर? तो पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है? एप्लीकेशन कंपनी, डायरेक्टर, कंपनी, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार और कमीशन। अब कंट्रीब्यूटरीज की बात करते हैं। कंट्रीब्यूटरीज किस केस में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? पहले दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इफ मेंबर्स कंट्रीब्यूट, भाई क्रेडिटर सच्चा साबित हो जाएगा यहाँ पे तो कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी और ये सिक्योरिटीज को इन कैश नहीं करवाया जाएगा। फिर ये पैसे नहीं लिए, ये तो सिर्फ जमानत के तौर पे उससे जमानत ली है ना, ताकि ये ना हरा हरा मुंह उठा के तो एप्लीकेशन फाइल करता फिरे।
जी बिल्कुल, केस में जो खर्चा हुआ है, फिर अगर केस जेन्युइन साबित हो जाता है तो फिर जो जिस पार्टी का खर्चा लगा है वही पार्टी बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर केस गलत साबित हो जाए तो बाज़ औक़ात कोर्ट दूसरी पार्टी से कहता है कि इनोसेंट पार्टी का खर्चा वापस करें उसको। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी से मुराद जैसे मैंने आपको बताया मेंबर्स। दो कंडीशन में मेंबर कोर्ट के पास जाके वाइंडिंग अप ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला केस है अगर मेंबर्स की तादाद मिनिमम से कम हो जाए। अब मैं बार बार नहीं बता रहा आपको कि मिनिमम नंबर मेंबर्स की तादाद क्या है। और दूसरा, उस वक्त वो वाला कंट्रीब्यूटरी, वो वाला मेंबर कोर्ट को अप्लाई कर सकता है जिसको शेयर्स अलॉट किए गए हों एट लीस्ट 180 डेज ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ्स। यानी जो पिछले 18 महीनों में कम अज कम 180 दिन के लिए कंपनी का शेयर होल्डर रहा हो, वो वाला मेंबर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो पिछले 18 महीनों में 180 यानी 6 महीने कम अज कम कंपनी का या तो शेयर उसको लॉट किए गए हो, वो लॉटमेंट के जरिए से शेयर होल्डर बनाओ, या किसी मेंबर की डेथ के बाद उसको डिवॉल्व कर दिए गए हों, उसको ट्रांसफर कर दिए गए हों शेयर्स। यानी इस प्रोविजन के जरिए से ला ये बताना चाह रहा है कि एक जेन्युइन शेयर होल्डर जो है ना कंपनी का, जो एक लंबे अरसे तक कंपनी का शेयर होल्डर रहा है, वो कोर्ट के पास जाके अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें और अगले दिन पहुंच जाएं कि जी इसको वाइंड अप करें। वाइंडिंग अप वही कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। या तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम तादाद हो जाए तो जो भी बाकी मेंबर्स रह गए हैं वो अगर समझते हैं कि यार वो जो बंदा मर गया है असल में तो सारा बिजनेस वही चला रहा था, हमारे बिजनेस की बात नहीं है, तो वो मिनिमम नंबर से कम अगर मेंबर हो गए हैं तो वो वाले मेंबर्स, सर्वाइविंग मेंबर्स कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो वाले मेंबर्स जो कि पिछले 18 महीनों में एक कम से कम 180 दिन के लिए कंपनी के शेयर होल्डर रहे हैं, या तो उन्हें ओरिजिनली शेयर अलॉट हुए उन्होंने खरीदे, या किसी मेंबर की डेथ हुई और उन्हें ट्रांसफर किए गए शेयर्स, डेवोल्यूशन कहते हैं इसको। तो 3 हमने अथॉरिटीज पढ़ ली जो अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट को। तो 3 पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ लिए, कंपनी, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटर। अब रजिस्ट्रार, क्या रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि किसी सर्टेन कंपनी को वाइंड अप खत्म कर दें? यस। इसके लिए कंडीशन क्या है? पहले वो एससीसीपी से इजाजत लेगा। पहले क्या करेगा? रजिस्ट्रार कोर्ट के पास जाने से पहले एससीसीपी से कि सर ये हमारे पास कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, अब ये कोई काम नहीं कर रही, 1 साल से ज्यादा हो गया लिस्टेड कंपनी थी, कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रही, क्या इसको वाइंड अप करवाने के लिए कोर्ट के पास चला जाऊं? अगर कमीशन इजाजत दे, सैंक्शन दे तो फिर कोर्ट के पास जा सकता है, वरना नहीं। और दूसरा, कमीशन इजाजत देने से पहले उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की, यानी उसका मौक़िफ़ सुनेगा। ये 2 कंडीशन पूरी करते हैं रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार भी कोर्ट के पास जाके पिटीशन दे सकता है वाइंड अप करने के। और लास्ट, कमीशन। कमीशन भी कोर्ट को, अच्छा मुझे बताइए, कोर्ट हायर अथॉरिटी है या कमीशन? कोर्ट हायर अथॉरिटी। तो कमीशन भी एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को कि किसी सर्टेन कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। किस केस में? अगर इन्वेस्टिगेशन की गई हो। क्या की गई हो? इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन से यह साबित हो जाए कि कंपनी का बिजनेस फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल था, कल पढ़ा था हमने, कंपनी का बिजनेस नॉट ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के खिलाफ चल रहे हैं, कंपनी का बिजनेस ऑपरेसिव टू मिनॉरिटी शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड है या मिसकंडक्ट कर रही है। इन केसेस में कमीशन अप्लाई करेगा कोर्ट को और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे दी कंपनी को इन सारे केसेस में। इसका मतलब है रजिस्ट्रार या कमीशन में से जब कोई भी कोर्ट के पास जाएगा तो पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी कि अपना मौक़िफ़ बयान करें। क्लियर हुई है बात? अच्छा चलिए, अब यहां तक तो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि कौन कौन वाइंडिंग अप के लिए जा सकता है और कंडीशंस क्या फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बताइए
क्या रजिस्ट्रार वाइंडिंग अप ऑर्डर के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट? क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? ऐसी सैंक्शन मंजूरी लेनी पड़ेगी, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी पड़ेगी। क्या कोई क्रेडिटर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए? वो किस केसेस में? प्राइमा फेशिया केस उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और सिक्योरिटी देनी पड़ेगी फॉर कॉस्ट। कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए दो कंडीशंस क्या हैं? एक, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से तादाद कम हो जाए, और दूसरा पिछले 18 महीनों में कम से कम 180 दिन के लिए उस मेंबर को शेयर्स अलॉट किए गए हों, या डेवोल्यूशन के जरिए से, किसी मेंबर की डेथ के जरिए से उसको शेयर्स मिले हों, तो कंट्रीब्यूटरी कर सकता है। और फिर ये हो गए 3 कंट्रीब्यूट। कंपनी खुद भी पिटीशन फाइल कर सकती है। वो किस केस में? उसे अपने ऑपरेशंस की डिटेल, एसेट्स, लायबिलिटीज और सूट्स की डिटेल फाइल करनी होगी कोर्ट को। और कमीशन किन केसेस में फाइल कर सकता है पिटीशन? अगर उसने इन्वेस्टिगेशन की हो और उस इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हुआ हो कि कंपनी का बिजनेस फ्रॉडलेंट है, अनलॉफुल है, ऑप्रेसिव टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, या मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये एक केस में जरूरी नहीं है। जब कंपनी का सोल बिजनेस लाइसेंस एक्टिविटी हो और लाइसेंस कैंसिल हो जाए, इस वजह में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो पहले ही पता चल गया कि लाइसेंस, हाँ बिल्कुल, लाइसेंस दिया था वो कैंसिल हो गया, कंपनी मजीद काम नहीं कर सकती, इसको वाइंड अप हो जाना चाहिए। तो ये हमने कुछ केसेस पढ़े हैं जिनमें 5 हमने पर्सन्स के बारे में स्टडी किया। वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट को पिटीशन का मतलब एप्लीकेशन, पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। नहीं, ये अलग-अलग है, ये दोनों अलग-अलग है। 180 डेज की कंडीशन दोनों पे लगेगी। शेयर्स अलॉट किए अगर, यानी अलॉट का मतलब उसने खुद शेयर्स खरीदे या डायरेक्टली उसको अलॉट हुए हैं, उस सूरत में भी वो कम से कम 180 दिन के लिए पिछले 18 महीनों में शेयर होल्डर रहा हो। और दूसरा, अगर किसी मेंबर की डेथ हुई है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स अलॉट हुए हैं, डिवॉल्व हुए हैं, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव 180 दिन के लिए पिछले 18 महीनों में कंपनी के शेयर होल्डर रहे हों, तभी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए। अच्छा, नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये तो हमें पता चल गया कि ये लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता दूं। स्टेप नंबर 1 में इन 5 में से कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करता है। आज के दिन उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखता है, पार्टीज को बुलाता है और देखता है। अच्छा, एक तो ये कि एप्लीकेशन फाइल हुई ना, कोर्ट ने एज सून एज पॉसिबल, अभी केस चल रहा है लेकिन स्टार्ट में ही एक ऑफिशियल को अपॉइंट कर देना, जिसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल मैनेजर का काम ये होता है, जैसे होता है ना निगरान हुकूमत, तो अब चूंकि वो पुरानी वाली मैनेजमेंट तो एक तरह से फेल हो गई, वाइंडिंग अप की जब एप्लीकेशन आ गई तो इसका मतलब ये है कि पुरानी वाली जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर एतबार किया जाए। अब उसे भी पता चल गया है कि कोर्ट में केस पहुंच चुका है, तो वो हो सकता है एसेट्स को, लायबिलिटीज को वो कहे आज हमारे हाथ से बात तो निकलने वाली है, तो जाते जाते कंपनी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर कोर्ट को ये शक हो कि कंपनी की मैनेजमेंट, जब तक केस चल रहा है हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचते, क्योंकि कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन आई ना, कोर्ट उसी दिन फैसला नहीं दे देगा कि वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया। कोर्ट देखेगा वाकई केस जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसमें अगर महीना 1.5 महीना लगता है तो उस महीने 1.5 महीने में कंपनी के मामलात कौन संभालेगा, ये क्वेश्चन है। इसमें कोर्ट अगर चाहे तो वो एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है जिसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल मैनेजर का काम ये होता है कि उसने कंपनी के मामलात को संभालना है जब तक कि इस केस का फैसला नहीं आ जाता। यानी या तो एप्लीकेशन डिसमिस नहीं हो जाती या वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं पास हो जाता, तब तक मामलात किसने संभालना है। यानी पिटीशन कोर्ट में पहुंच गई, फैसला होने में 2 महीने लग गए, इन 2 महीनों में कंपनी की मैनेजमेंट कौन संभालेगा, प्रोविजनल मैनेजर।
और अगर 2 महीने के बाद पता चला ये पिटीशन जो थी ये बेसलेस थी, इसकी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं थी, फिर सारे का सारा कंट्रोल वापस मैनेजमेंट को दे दिया जाएगा और जिस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल किया उसे कुछ ना कुछ जुर्माना कॉस्ट का दे। लेकिन अगर ये फैसला करती है कोर्ट के अब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, तो फिर जब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होगा तो उस वाइंडिंग अप ऑर्डर में ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया जाएगा। ये याद रखिएगा, प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर में फर्क है। क्या फर्क है? प्रोविजनल मैनेजर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने से पहले वाले पीरियड के लिए है और ऑफिशियल लिक्विडेटर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के बाद आता है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक जगह पे कोर्ट ने लिखा हुआ है कि लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो प्रोविजनल मैनेजर को ही बाद में ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे भी अपॉइंट कर सकती है, इसलिए कि वो कंपनी के 1.5-2 महीनों में कंपनी के मामलों को काफी हद तक समझ चुका होता है। ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट ये है कि वाइंडिंग अप कब समझा जाएगा कि वाइंडिंग अप कमेंसमेंट हो गई। वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट कब समझी जाएगी? पहली ऑप्शन जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कोर्ट को, दूसरी ऑप्शन जब कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करेगा, तीसरी ऑप्शन जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। कॉमन सेंस ये कहती है जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तब कमेंसमेंट हो। कोर्ट कहते हैं नहीं, लॉ कहता है नहीं, जब वाइंडिंग अप पिटीशन सबमिट करवाई गई, जब पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करवाई गई कोर्ट, वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट तब भी हो गई थी। वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट कब हुई? जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया तब नहीं, प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया तब नहीं। ठीक है। प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर में फर्क पता है ना? प्रोविजनल मैनेजर का मतलब है कंपनी को मैनेज करना है आर्जी तौर पे। मैनेज करना मीन चलाना है, चलाना है आर्जी तौर पे, जब तक क्या नहीं हो जाता, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं हो जाता। और वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाता है इसका मतलब कंपनी को चलाना नहीं है, कंपनी को बंद करना है, उसके एसेट्स बेच के लायबिलिटीज को सेटल करना है। तो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होता है तो किसको अपॉइंट किया जाता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर को। तो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप समझ आ गई कब होगी शुरू? जब पिटीशन फाइल की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट को। व्हेन पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप इज प्रेजेंटेड टू कोर्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं आप। ज्यादा तो नहीं है, नहीं जल्दी तो नहीं है वो तो। हाँ, अच्छा 4 बड़ा हैवी था। हाँ अच्छा, चल ठीक है, मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन आपको ओवरव्यू तो दे दूं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे क्या, ये सुन लें, हम पढ़ेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, किन सिचुएशन में करता है। अपॉइंटमेंट करेगा कौन? कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा। और ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स क्या होंगी? सारी सुपर पावर होंगी, बिल्कुल। वो सारी मैनेजमेंट के पास, सारे डायरेक्टर्स के पास जो पावर थी वो उस अकेले के पास होगी। वो जितने एसेट्स चाहे बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स जितने थे ऑन गोइंग, जिसको चाहे पूरा करे, जिसको चाहे वो खत्म कर दे, क्योंकि अब उसने एंडिंग स्टेज की तरफ जाना है। उसकी कोशिश होगी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मजीद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी सारे के सारे बोर्ड की पावर उस अकेले के पास आ जाएगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास। तो सही कह रहे हैं, उसके पास सुपर पावर्स है। फिर पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक लिस्ट। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये जो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए, इसकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन बड़ी थी, एक डायरेक्टर, अच्छा 10-12 डायरेक्टर्स थे, हर एक के लिए क्वालिफिकेशन थी पूरी करा। तो आपका क्या हाल है, ऑफिशियल लिक्विडेटर या जो प्रोविजनल मैनेजर है, इनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं होगी? है। एससीसीपी ने लिस्ट बनाई होती है
कि ये हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में ये वो लोग हैं जो फाइनेंस के एक्सपर्ट है, बैंकिंग के एक्सपर्ट है, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट है, लीगल मैटर्स के एक्सपर्ट है, हर चीज़ के एक्सपर्ट है। इनमें अगर प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है ना, इनमें से करना है, इनमें से करना है। ये लिस्ट किसके पास होती है? SACP के पास। अच्छा गैस कीजिए, कोर्ट ने जब अपॉइंटमेंट का ऑर्डर पास करना है तो जो हीरा चुनेगा कोर्ट, ऑफिशियल लिक्विडेटर हीरा चुनेगा, वो कहाँ से चुनेगा? कहाँ से? बिल्कुल सही कहा, वहां से मुराद क्या है? जो SACP के पास लिस्ट है वहां से चुनेगा SACP। अच्छा चलें, आपसे एक जजमेंट का क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर कोई डायरेक्टर हो सकता है? कोई मेंबर होना चाहिए या उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? एग्जैक्टली। तो यही लॉ ने कहा ये काफ़ी नहीं है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर SACP की लिस्ट से अपॉइंट किया, लिस्ट से तो अपॉइंट किया ही जाए, लेकिन साथ साथ उससे ये भी पूछ लिया जाए, ए भाई क्या आपका डायरेक्टर के साथ कोई लेना देना, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई इंडिपेंडेंस का इशू हो तो हमें बता दे, हाँ हमें बता दीजिए। क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं है मूड आपका कुछ सुनने का? चलें ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी 2 क्वेश्चन आ, इसके बाद छोड़िए आपको। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या एक से ज्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट हो सकते हैं? कंपनी बड़ी तो जाहिर है काम ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरे जहन में आपके जवाब से सवाल आया, अलहदा से सवाल नहीं पूछना था, आपके जवाब से सवाल आया, अगर 2 है, 3 है, 4 है, उनके तो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? लड़ाई झगड़े, एक कहेगा पहले इस क्रेडिटर को पेमेंट करो, दूसरा कहेगा नहीं ये मेरा दोस्त है पहले इसको पेमेंट करो, वो तो उसको तो जो कहेगा मेरा दोस्त है उसको तो वैसे ही खारिज कर देंगे। और बाकी भी तो आपस में डिस्प्यूट, जैसे डायरेक्टर्स का भी तो डिस्प्यूट राइज हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर है, उनका डिस्प्यूट राइज होता है, कैसे सेटल किया जाएगा? कोर्ट बताएगी, ये भाई कोर्ट बताएगी, कोर्ट को रेफर किया जाएगा केस। एक तो ये सवाल का जवाब दे दिया आपने कि एक से ज्यादा अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट होते हैं, उनके दरमियान कोई मसला मसाइल होता है, कोर्ट के पास जाना है, शिकायत लेके कोर्ट हल करेगी। आखिरी क्वेश्चन मेरा, एक बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट किया, क्या वो रिजाइन कर सकता है? जैसे डायरेक्टर भी रिजाइन कर सकते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी कर सकता था, भूल गए? टेन्योर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज 3 years or shorter period unless he resigns earlier or becomes disqualified। याद है? तो रिजाइन कर सकते हैं, डायरेक्टर कर सकता था, क्या ये वैकेंसी इसी चीज का नाम था? क्या लिक्विडेटर रिजाइन कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना इंटरेस्टिंग चीज? नहीं कर, तो रिजाइन फोत हो गया, तो रिजाइन तो ना किया उसने, वो तो फोत हो गया, हाँ रिजाइन, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रिजाइन नहीं कर सकता लेकिन उसका दिल भी नहीं कर रहा, या वो रिजाइन नहीं कर सकता लेकिन उसके हाथ पैर टूट गए, अंधा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको, तो क्या करे उस विषय? इसका जवाब आपकी बुक में लिखा हुआ है, नहीं आप घर जाके पढ़ लेंगे। क्या मसला क्या है? लॉ ये कहता है, अजीब बात देखें, लॉ ने कहा ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन कर ही नहीं सकता। एक तो ये हमें इससे खिलाफ, उसकी मर्जी, वो जब चाहे रिजाइन होना तो ये चाहिए था उसका। लॉ ने कहा नहीं भाई तुम रिजाइन नहीं कर सकते। उसने कहा अगर मेरे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो गया, आंखों की बीनाई चली गई, फिर लॉ ने कहा इस सूरत में लॉ ने जवाब दिया, लेकिन जवाब क्या दिया वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो वो आपने पढ़ लेना है। अच्छा वैसे ही पढ़ के आना है, याद करने को नहीं कह रहा, ये तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद कर लेना ना, हु कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप, ये तो पढ़ना है, याद करना है।
ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल ये तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ये तो पढ़ाया नहीं, ये ऊपर ऊपर से बस पढ़ाइएगा, ठीक है, ऊपर किताब ऊपर रखे ना बेंच पे, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि कल जब हम इसको डिस्कस करें तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके जहन में हो, ठीक है जी। भैया मैंने आपकी बात मानी कि नहीं मानी, आपने कहा सर मैं नहीं पढ़ना, मैंने कहा नहीं पढ़ाना, ठीक है, लेकिन घर में थोड़ा सा रीडिंग कर रहा है, कोई हर्ज तो नहीं है, 5-7 मिनट लगेंगे, कल मेरे लिए आसानी हो जाएगी, और आप भी हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो पूछना चाहें पूछ सकेंगे, चलिए। अभी जो कुछ पढ़ाया उसमें से कोई चीज़ पूछनी हो पूछ लें, कल पूछेंगे, पूछनी आपने कल भी नहीं है, कंफर्म है मुझे, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है, चलिए जी सब अच्छा है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।